और बंगाल की खाड़ी में बना भीषण चक्रवाती तूफान दाना ओडिशा तट से टकरा गया है। दाना तूफान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के धामरा में तट से टकरा गया है। तूफान के असर से धामरा में बहुत ही तेज बारिश हो रही है। धामरा के अलावा केंद्रपाड़ा में भी तेज बारिश हो रही है। चक्रवात दाना के असर से आए तूफान और बारिश की वजह से केंद्रपाड़ा में तट पर बंधी 15 नाव डूब गई हैं। जानकारी मिल पा रही है कि केंद्रपाड़ा के अलावा पुरी और भुवनेश्वर में भी भारी बारिश हो रही है। ओडिशा के बाद तूफान दाना बंगाल की तरफ बढ़ेगा, जहां पर कोलकाता में पहले से ही तेज बारिश हो रही है। इस बीच कर्नाटक और तमिलनाडु के कई इलाकों में भी तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। और इस बीच धामरा से नवेश मोहंती हमारे सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। नवेश, तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके का असर और किस तरीके की तस्वीरें फिलहाल ओडिशा में नजर आ रही है तूफान के बाद? देखिए मोनिका, दाना तट से टकरा चुका है और टकराने के बाद ये इस तरह के कुछ नजारे सुबह सुबह लोगों के सामने आ रहे हैं। भारी संख्या में पेड़ उखड़े हैं और जगह जगह पेड़ सब सड़क पे पड़े हुए हैं। नुकसान कितना हुआ है अभी इसका अंदाजा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पेड़ गिरे पड़ने के वजह से आगे तक किसी को भी कोई भी जा नहीं पा रहा है। सरकारी गाड़ियां जो है वो यहीं तक ही आ पा रही है। अभी एनडीआरएफ की टीमें धीरे धीरे करके इस तरफ आ रही है और एनडीआरएफ की टीमें जब ये ट्री कटिंग करेंगे, पेड़ों को काटा जाएगा, फिर उसके बाद ये लोग धीरे धीरे करके अंदर जाएंगे। ये जो रास्ता है, ये जो सड़क जा रही है, इसको अगर हम इसकी बात करें तो दाहिने तरफ समुद्र है, सागर है और ये बांध ही सागर और लोगों के जो रिहायशी इलाका है उसके बीच में एक दीवार की तरह खड़ा था और ये दीवार मुकम्मल है। दीवार को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं समुद्र का पानी अंदर तक नहीं आया है। इस दीवार के पीछे या फिर बांध के पीछे रह गया है। बहुत जगह जगह पे आप देख सकते हैं पेड़ उखड़े पड़े हैं। जो इलेक्ट्रिफिकेशन के जो तार थे वो सब गिरे पड़े हैं। बहुत बड़े बड़े जो इलेक्ट्रिक के जो थे या पोल थे सब उखड़े पड़े हैं और इलेक्ट्रिक तो डिस्कनेक्ट कर दिया गया था शाम से, मगर ये हालात जब सुबह हुआ तो धीरे धीरे करके ये नजर आ रहा है। आपकी आंखें जहां तक जा रही है वहां तक पेड़ ही पेड़ गिरे पड़े हैं। अभी इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है कि कितने संख्या में पेड़ गिरे पड़े हैं। फिलहाल हम इस जगह पे हैं, यहाँ तो सड़क के ऊपर 2 पेड़ गिरे हैं और लोगों के घरों की हालात आप देखिए। जो झुग्गी झोपड़ियां हैं उनकी बात तो बाद में करेंगे। जो पक्के मकान हैं वो लोग भी रात में कल सो नहीं पाए, इतना भारी जोर से बारिश कुछ और लोग भी हम देख पा रहे हैं सड़क पर मौजूद हैं। आप उनसे अगर बातचीत करेंगे, क्या उनके घर पर भी इसका सीधा असर देखने को मिला है? क्या वहां पर भी इस तरीके की तबाही की तस्वीरें सामने आई उनके घर में भी? बिल्कुल बातचीत करने की कोशिश करते हैं उनसे। आपण एटी सकाल रोचे हिंदी कही पारिबे? चेष्टा करंतु। आप लोग यहाँ रहते हैं, कितने बजे से ये तूफान शुरू हुआ और क्या क्या सब नुकसान आपके यहाँ हुआ है? रात 12-5 तक शुरू हुआ था और 3 बजे तक सब कुछ चल रहा था। लेकिन जो 3 के बाद जो साउथ और ईस्ट से जो हवा आया वो बहुत जोर से आया था। अच्छा। उस तरफ से देखा तो हम लोग ने बड़ा बड़ा जो पेड़ वो सब गिर चुका था और इलेक्ट्रिक पोल सब गिर चुका था। अच्छा। और जो गांव में जो कच्चे मकान थे उनका हाल क्या है अभी? हाँ, अभी जो चाल है, हाँ, वो चाल में कुछ चाल उड़ चुका है। अच्छा। आप देख सकते हैं जब जाओगे उधर जाओगे तो देख सकोगे वहाँ पर भी कुछ चाल सब उड़ चुका है। कितने लोग इस गांव में रह रहे हैं और कितना डर था कि समुद्र का पानी आपके गांव के अंदर आ सकता है? गांव में आदमी तो 5000 का ऊपर रहता है, इसलिए डरता था और इसलिए डर का बाद भी जीना पड़ता है और क्या करेगा। आपके गांव के बगल में समुद्र है, लहरें यहाँ आ सकती थी, डर था ये बांध टूट जाएगा? नहीं, डर तो ज्यादा था। अच्छा। तो इसका अंदर में हम लोग भी जीना पसंद करते हैं, क्या करें, तो जीना ही पड़ेगा।
पड़ता है ना, सामना करना पड़ता है। सामना करना ही पड़ेगा। जीना है तो चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा। ये मोनिका इस गांव के लोगों का ये कहना है, सिर्फ इस गांव के लोगों का ये कहना नहीं है, उड़ीसा भर का इलाकों की बात करूं, खासतौर पर जो तटीय इलाके हैं, सबसे ज्यादा प्रभाव कौन-कौन से इलाकों में फिलहाल नजर आ रहा है? लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें एक बार हम दर्शकों को दिखा दें कि किस तरीके से तेज हवाएं वहां पर चल रही है। लेकिन नवेश, मैं जानना चाहूंगी कौन-कौन से वो इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है? देखिए 3 जिले हैं। एक तो भद्रक जहां हम हैं, ये धामरा उसके अंदर आता है। उसके साथ से इसके बगल वाले जो जिले हैं, एक केंद्रापड़ा और एक बालासोर, ये 3 जिले सीधा करके ये चक्रवाती तूफान के चपेट में आए हैं। भारी नुकसान की अंदेशा है, मगर कितना नुकसान हुआ है ये तो सरकारी आंकड़ा मिलने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल अभी रात खत्म हो चुका है, सुबह हो चुकी है। धीरे धीरे करके उजाला चारों तरफ फैला हुआ है और इस उजाले के बीच नुकसान कितना हुआ है इसकी अभी जो है इसका हिसाब किया जाएगा। फिर भी जो लोग हैं, ये हम कह सकते हैं, उड़ीसा सरकार ने जीरो कैजुअल्टी का एक नारा दिया था, यानी कि हर एक जान कीमती है, कोई भी एक जान जैसे नहीं जाएगी। तो वो नारा शायद हम ये मान के चल रहे हैं शायद सफल ही हुआ होगा, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। उड़ीसा पिछले 10 सालों में लगभग 12 से 13 छोटी और बड़े करके साइक्लोन को देखता रहे। हर बार एक नारा रहता है उड़ीसा सरकार का कि एक भी जान नहीं जाएगी, और अमूमन वही ही बात सब साइक्लोन में सामने आया था। इस बार भी हम यही सोचेंगे किसी की जान नहीं गई होगी, मगर जो साइक्लोन तूफान आया था, झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रहते थे उनको तो सब साइक्लोन शेल्टर होम में शिफ्ट कर दिया गया था। फिर भी कुछ लोग नहीं आए थे, वो लोग फंसे हुए थे। उनको उनकी हालत अभी क्या है, उनके पास पहुंचना बहुत जरूरी है। तो जब तक ये सड़कें क्लियर नहीं होंगी, उनके पास पहुंचा नहीं जाएगा। उम्मीद करते हैं एनडीआरएफ की टीम आती होगी और वो आके इस अगर पेड़ को हटाएंगे तो धीरे धीरे करके जो व्हीकल्स है, गाड़ी है, वो आगे जाएगा और देख पाएंगे हम ये कितना नुकसान हुआ है और किस हद तक हुआ है। जी मोनिका। बिल्कुल, और नवेश, हम तस्वीरों में लगातार दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से राज्य सरकार यहाँ पर सतर्क नजर आ रही है। रात भर उस मॉनिटरिंग रूम में मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद रहे हैं, लेकिन इस बीच ओडिशा के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नजर बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से बातचीत की है, हालात की जानकारी ली है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में चक्रवात दाना से निपटने की तैयारियों को लेकर भी सीएम मांझी से चर्चा की है। तो उधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम मांझी से बातचीत की है और ओडिशा को मुश्किल हालात में हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। इस बीच आपको बता दें कि तमिलनाडु के कई इलाकों में भी फिलहाल भारी बारिश हो रही है, क्योंकि अब ये दाना चक्रवात तूफान जो है वो बंगाल की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच तमिलनाडु, कर्नाटक में भी जो है लगातार बारिश हो रही है। इस दाना तूफान का असर वहां पर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि हम तस्वीरें लगातार आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं और नवेश लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं। नवेश, आप जिस इलाके में फिलहाल मौजूद हैं, क्योंकि ये तटीय इलाका है, क्या यहाँ पर जो लोग फिलहाल मौजूद हैं इन्हें इवैक्यूएट करने के लिए पहले कहा गया था? क्या दिशा निर्देश सरकार की तरफ से यहाँ पर पहुंचे थे? और अगर मैं टीम्स की बात करूँ, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ की टीम्स हो, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर टीम्स तैनात हैं? क्योंकि जानकारी भी मिल पा रही है कि कुछ तटीय इलाकों में नाव भी थी जो डूब गई हैं। देखिए, अगर इवाक्यूएशन की बात हम मोनिका पहले करें तो उड़ीसा में लगभग 6 लाख से ज्यादा लोगों को इवाक्यूएट किया गया है, पिछले 24 घंटे के अंदर किया गया है। और इस इलाके की बात करें, भद्रक जिले की बात करें, जो जिले में अभी हम हैं, यहाँ लगभग 40,000 से ज्यादा लोगों को इवाक्यूएट किया गया है। इस पंचायत की बात करें, जिस पंचायत में हम हैं, इस पंचायत में लगभग 5,000 लोगों को इवाक्यूएट किया गया था। और कुछ लोग सरकार की बात को अनसुना करके घर में रहते थे। फिर रात को उनको लेके पुलिस के प्रशासन के लोग साइक्लोन शेल्टर होम में छोड़ के आए थे। मगर अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो बात आप कह रही हैं कि डिप्लॉयमेंट 2 दिन पहले से हो गया था। एनडीआरएफ, ओडीआरएफ, जिसके उड़ीसा का जो है डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है, और यहाँ के जो फायर डिपार्टमेंट है,
ये 3 डिपार्टमेंट के लोग यहाँ मौजूद थे, इनको डिप्लॉय किया गया था। एनडीआरएफ के 2 टीमें इस जगह पे थी, ओडीआरएफ के 3 टीमें और फायर ब्रिगेड तो यहाँ पहले से ही है अलग अलग जो फायर स्टेशन में। तो अभी इवैक्यूएशन की बात अभी हम इवैक्यूएशन की बात अगर हम जो शेल्टर होम की बात करें, वहाँ जो लोगों को शेल्टर दिया गया है, लोगों को वहाँ ड्राई फूड दिया गया था। कल सुबह दोपहर को उनको कुकिंग फूड दिया गया था, रात में फिर से दोबारा कुकिंग फूड दिया गया और उसके बाद अभी सुबह फिर से ड्राई फूड उनको दिया जाने वाला है। तो फिलहाल तो उनकी हालत अभी ठीक है, अभी उनकी तरफ से कोई बहुत बड़ी कंप्लेन नहीं आई है। और बिल्कुल, और नवेश, जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि सिवियर साइक्लोन हो सकता है और हम लगातार तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ये साइक्लोन का लैंडफॉल हुआ है तो किस तरीके से तेज हवाएं चल रही है। अभी कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं वहां पर चल रही हैं? क्या उसका असर अब धीरे धीरे बंगाल की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस तूफान का? बिल्कुल, देखिए तूफान धीरे धीरे करके बंगाल की ओर बढ़ रहा है और धीरे धीरे करके ये पहले के मुकाबले थोड़ा कमज़ोर भी हो रहा है, क्योंकि लगभग 120 किलोमीटर की स्पीड में ये तट से टकराया था और जितना जितना ये तट के अंदर अंदर गया उसका स्पीड और जो इंटेंसिफाई था वो भी कम हुआ है। फिलहाल अभी ये बारिश का जो मौसम है, बारिश का जो हाल है, ये बना रहेगा लगभग 2 से 3 घंटे तक। फिर धीरे धीरे करके सूरज निकलेगा और ये बादल छटेंगे और जो नुकसान हुआ है उसका कितना नुकसान हुआ है और कितना हद तक हुआ है उसका अभी क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं हिसाब किया जाएगा। फिलहाल भारी मात्रा में क्रॉप लॉस हुए हैं। अगर हम यहाँ खेतों की बात करें, खेतों में पानी भरा हुआ है। अभी धान की जो फसल है वो फसल अभी अपने चरम पे थी। इस फसल को लेके जो यहाँ के जो लोग हैं, जो लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो किसान हैं, उन्होंने बहुत आस लगाई थी इस फसल को लेकर, मगर इस फसल की हालत अब देख सकते हैं। ये फसल शायद आगे बढ़ भी नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ बहुत अंदर तक पानी गया है और बारिश का पानी तो है ही अंदर, उसके साथ साथ हवा भी टकरा रही है और धान भी धीरे धीरे करके आ चुका था और धान भी अपना शेप ले चुका था और इस धान के फसल से शायद ही कोई धान निकल पाएगा। मगर ये उम्मीद करते हैं खुदा न खास्ता ऐसे कुछ हो, मगर ये धान आज इट इस रहेगा और जो किसान हैं जिन्होंने बहुत परिश्रम करके ये धान उगाए थे, उनकी बात भी शायद भगवान सुन ले, क्योंकि ये खेती को लेके ये लोग खेती के ऊपर डिपेंड करते हैं और खेती से जो भी इनकम होता है उसके ऊपर ही इनका घर और उनका गुजारा बिल्कुल। चलता है। और नवेश, एक बार फिर से आप दर्शकों को तस्वीरें दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पर नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही, क्योंकि हम देख पा रहे हैं आपके पीछे पेड़ टूट गए हैं, घरों को नुकसान पहुंचा है। जिस तरीके से आप जानकारी भी दे रहे थे कि फसलों को भी यहाँ पर नुकसान पहुंचा है, यानी कि आम आदमी पर इसका सीधे तौर पर असर देखने को मिला है, जिस तरीके से कहा ही जा रहा था कि सिवियर साइक्लोन हो सकता है। बिल्कुल, देखिए आम आदमी हमेशा ही पहला ऐसा जो स्टेक होल्डर है वो इस चक्रवाती तूफान में फंसता है और इस बार भी फंसा है, क्योंकि वो उन लोगों के पास नाम के मात्र का जो ज़मीन होता है उसके ऊपर ये लोग खेती करते हैं। घर भी अगर बात करें, झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं, कच्चे मकान उनके होते हैं और इसी को लेके उनका घर चलता है। वो लोग अपने फैमिली को चलाते हैं। मगर ये एक बार अगर इस साइक्लोन एक बार आता है तो इनको बहुत पीछे ढकेल देता है, लगभग 2 साल पीछे इनको ढकेल देता है, क्योंकि सारे जो इनकी जमा पूंजी है घर बनाने में ये खर्च हो जाता है। इसके मुकाबले अगर हम बात करें तो सरकार भी भरपाई करती है, सरकार भी मुआवजा देती है, मगर मुआवजा थोड़ा देरी से आता है और उस वक्त ये लोग वही मकान को रिपेयर करके वहाँ रहना शुरू कर देते हैं। फिर से हम ये कहना चाहेंगे कि साइक्लोन अभी निकल चुका है। बिल्कुल, थोड़ा